एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के बारे में, डेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 5 to 6 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी है, प्लस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी प्रोवाइड करी है। उन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट आज की वीडियो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक तो पूरा आपका सिलेबस बताऊंगी, सेकेंडली आपको पूरा सिलेबस कवर भी करवाने वाली हूँ विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और पूरे ही जो भी आपके चैप्टर्स है, जो भी आपके यूनिट्स है, उनकी समरीज वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बड़ी भी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं हर यूनिट के। जैसे यूनिट 1 में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यूनिट 2 में कौन से हो सकते हैं, और यूनिट 3 में कौन से हो सकते हैं, और उसका कैसे आंसर लिख सकते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। पेपर का नाम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब टोटल इसमें 3 यूनिट्स है आपकी, जो कि आपका ये सिलेबस है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दैट इज पहली यूनिट आपकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि है एक इंट्रोडक्शन। ये पूरा इंट्रोडक्शन है जिसमें आप पढ़ोगे मेनली फेडरल रिपब्लिक के बारे में, रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है, और रूल ऑफ लॉ आपको पेपर में जनरली पूछा भी जाता है। एंड फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, देन यू हैव सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। ये आपसे पेपर में जरूर पूछा जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मीनिंग, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको लास्ट में भी दिखाने वाली हूँ। यूनिट 2 आपके है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। यूनिट 2 और यूनिट 3 को जो है इन्होंने काफ़ी अलग अलग कर दिया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा हर ही यूनिट को। यूनिट 2 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और यूनिट 3 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वो होती है जनरली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई एक टाइप से राइट्स मिलते हैं, राइट टू जस्टिस, की आपको जस्टिस मिले, आपको मतलब अपना हक रखने का जो है एक मौका मिले। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी एक टाइप से होता है फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, फ्रीडम ऑफ थॉट, कि आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी एक रिलीजन को, कोई भी एक बिलीफ को, कोई भी एक फेथ को जो है वो फॉलो कर सकते हो। देन यू हैव इज राइट टू इक्वालिटी, दैट इज कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। एंड जो एप्लीकेशन है ऑफ लॉज, के अंदर लॉ जो है सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। दैट डजंट मीन कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, या फिर कोई किसी का अलग रिलीजन है, तो उन सब पे कोई डिफरेंस नहीं करेगा, और लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल ही होगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता ही आता है। सो फ्रेटर्निटी में भी 3 आपके कॉन्सेप्ट है, एक है डिग्निटी, यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है सब एक साथ चल रहा है, इंटीग्रिटी, भाईचारा लाना। सो ये सब कुछ होता है फ्रेटर्निटी में। फ्रेटर्निटी का एक मतलब ना वर्ड याद रख लो, डेट इज भाईचारा लाना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब अगर आप याद रखोगे। डिग्निटी होता है कि मतलब एक सोसाइटी में डिग्निटी अपनी मेंटेन करना, तो अगर आप ये भी याद रखोगे तो फ्रेटर्निटी को आप पेपर में बहुत ही इजीली लिख पाओगे। यूनिट 3 आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें डेट इज आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पहला इसमें आपको पूछा गया है, मतलब है एक आपका सिलेबस में, रिफ्लेक्टिंग ऑन एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। मतलब कि जो मोस्टली लोग देखते हैं इस समय, दैट इज की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कि उनको राइट्स क्या क्या मिले हैं, बट एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो है फॉलो करना जरूरी होता है। और पहले आपको अपनी ड्यूटीज भी करनी थी, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए एप्लीकेबल होते हो। देन वी हैव इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A से लेके, जो कि है मतलब सब जो टॉपिक्स हमारे ए से लेके के तक। लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें आपको जुडिशियल अप्रोच के बारे में बताया गया है। बात कर लेते हैं हम यूनिट 1 के बारे में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक मॉन्यूमेंटल डॉक्यूमेंट है, जो कि सिर्फ ये नहीं है कि आपके लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है, बट ये एम्बॉडी करता है इट्स कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। ये इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसकी जो फाउंडेशन थी, इसमें क्या क्या चीज़ें मेजरली रखी हुई थी, दैट इज सोवरन। इंडिया एक सोवरन कंट्री है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होगा और गवर्नमेंट जो है वो सब में डिवाइड करेगी। एट द सेम टाइम ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। सेकुलर है, सेकुलर मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करती है। एंश्योरिंग जस्टिस, कि मतलब सबको जो जस्टिस मिलेगा, सबको फ्रीडम मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी मिलेगी, एंड फ्रेटर्निटी, की सब लोग जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ऑल द सिटीजन्स, ये नहीं है कि ऑल द रिलीजन्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक साथ नहीं रहेंगे, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सारे जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं वो सब ही एक साथ रहेंगे, ना कि हिंदूज ने अपनी अलग कम्युनिटी बना ली और मुस्लिम्स ने अलग, और अलग रिलीजन्स ने अपनी अलग अलग कम्युनिटी बना ली। तो वैसा नहीं है, बल्कि सारे सिटीजन्स एक साथ रहेंगे विदाउट द कंपैरिजन बिटवीन द रिलीजन। एम्बेडेड विद इन इट्स प्रोविजन, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके अलावा सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव।
इसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेडरल रिपब्लिक क्या होता है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अगर आपको पता हो। इंडिया जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फेडरल रिपब्लिक ड्यू टू इट्स यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसका एक बहुत ज़्यादा यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। फेडरल सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है मेनली पावर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी जो कि होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो कि हमारी जनरली चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो डेलिनेट करता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच लेवल। मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी जो पावर है उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे, और ताकि दोनों की जो पावर है वो इक्वल ही बटी रहे, किसी की भी आपस में लड़ाई वगैरह ना हो फॉर द गेन ऑफ पावर। हर ही लेवल में जो इक्वली डिवाइडेड है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ताकि किसी भी एक सरकार में किसी भी एक इंसान के पास सारी ही पावर ना हो। की फीचर्स अगर हम बात करें, इंडिया फेडरलिज्म जो कि होता है डुअल गवर्नमेंट, जिसमें हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। डिवीजन ऑफ पावर जो कि एनुमरेटेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल। ये आपको जरूर याद रखना है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो किसमें एम्बॉडीड है, किसके अंदर है। एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू आर्बिट्रेट डिस्प्यूट्स, ताकि जो है मतलब एक जुडिशरी एक लॉ भी बनाया गया है ताकि जो भी डिस्प्यूट्स चल रहा है उनको भी हैंडल किया जा सके, वो भी सरकारी लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पर भी, ताकि ये ना हो कि गवर्नमेंट अगर खुद लड़ाई करी तो कोई और उनको हैंडल करने के लिए ना हो। देन वी हैव रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ जो कि सिग्निफाई करता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल, दैट नो इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कोई भी गवर्नमेंट इंडिविजुअल भी वो लॉ के ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का ही रूल होगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान का जो रूल है वो सबसे ऊपर नहीं हो सकता, लॉ सबसे ऊपर ही होगा हमेशा। ये इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी बनी रहे बिफोर द लॉ, फेयर एंड इम्पार्शियल लीगल प्रोसीडिंग्स जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके, एंड एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश लीगल नॉर्म्स। इंडिया की जो रूल ऑफ लॉ है वो एंश्राइंड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये अपहेल करता है बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि इंटरप्रेट करती है लॉज को एंड इंश्योर करती है कि उसकी जो एप्लीकेशन हो वो यूनिफॉर्मली हो, मतलब कि हर जगह पे जो है हर लेवल पे इक्वल हो, बट कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो लॉ से ऊपर ना निकल जाए, लॉ के ऊपर ज़्यादा ना पहुंच जाए। देन वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। अब पावर में हमारे पास यहाँ पे सेपरेटेड है, दैट इज जो भी हमने पढ़ा जो डॉक्ट्राइन है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वो डिवाइडेड है गवर्नमेंटल अथॉरिटी में। 3 मेजर डिस्टिंक्ट ब्रांचेस होते हैं इसका। पहला हमारे पास लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर में होता है जो कि लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव वो होती है जो कि इम्प्लीमेंट करती है उस लॉज को, और जुडिशरी वो होती है जो कि इंटरप्रेट करती है लॉज को और रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को। जैसे कि पहला एक काम हो गया कि कोई भी एक काम को अगर आप डिसाइड कर रहे हो, आप सोच रहे हो, तो डैट इज कि आप उस काम को बना रहे हो, डैट इज लेजिस्लेचर का काम। दूसरा है कि जब आप जैसे अगर आप ये वीडियो मैंने बनाई है तो पहले मैंने कंटेंट तैयार किया, डैट इज अ वर्क ऑफ अ लेजिस्लेचर। फिर मैंने जब वीडियो बनाई है डैट इज अ वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी मतलब कि जब आपको मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जब आपने देखी तो आप एज अ रीडर आप इंटरप्रेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को और आप अपनी थिंकिंग को भी इसमें लगा सकते हो, डैट इज अ वर्क ऑफ जुडिशरी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होगा आपका, बस सीरीज याद रखना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, LEJ। ये आपको थोड़ा सा अगर सीरीज याद रहेगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इंडिया में जो है जो सेपरेशन है इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि इंडिया में जो है हर पावर को जो है एकदम से एब्सोल्यूट नहीं किया गया है। अब जैसे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, बट स्टेट गवर्नमेंट का कई बार काम ऐसा भी होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं है तो एट दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने अंडर हैंडल कर सकती है। तो इसलिए वर्क जो है जो भी सेपरेशन है पावर का वो बिल्कुल ही एकदम एब्सोल्यूट नहीं किया गया है, ताकि दूसरा भी जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी हो उसमें, और दूसरे इंसान को अगर एकदम से काम हैंडल करना पड़ सके तो वो भी कर सके। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इंश्योर करता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस। कई बार अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है तो दूसरी जो गवर्नमेंट है, दूसरी जो सरकार है जो कि उसके अपोजिशन में भी है, वो भी उसका चेक वगैरह कर सकती है, उसको देख सकती है कि क्या वो सही काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। फॉर इंस्टेंस कि जब प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, एंड जो पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाते हैं, एंड जो जुडिशरी जो कि इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब कि जो भी सब कुछ काम हो रहा है वो सही से हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। एज अ रीडर आप इंश्योर कर पाते हो कि कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही है, कौन सी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है। वैसे जुडिशरी का काम होता है कि जब सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है, सारे लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो एट द एंड उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो देखना वो जुडिशरी का काम होता है। नेक्स्ट ये है सोवरेनिटी। सोवरन, इंडिया एक सोवरन कंट्री है तो आपको पता ही है। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ,
मतलब कि गवर्नमेंट की जो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है एंड वो ही डिसीजन बनाती है विद इन इट्स टेरिटरी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जैसे इंडिया जो कि सॉवरेनिटी जो है रिसाइड करती है इन द पीपल, क्योंकि वी एज अ पीपल हम वोट देते हैं और उसके बाद जो है हमारे जो वोट्स के हिसाब से जो है जो भी इंसान को हम इलेक्ट करते हैं वो ही हमारे लिए जो है रूल्स या लॉज वगैरह बनाता है। हु एक्सरसाइज इट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करते हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको चूज करके उसके बाद उनको अपनी एक पोजीशन में भेजते हैं एंड देन वो जो है वो लॉ बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टेब्लिश करता है इंडिया एज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये रिफ्लेक्ट करता है नेशंस की इंडिपेंडेंस को एंड ऑटोनॉमी को। देन वी हैव सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है इंडियन का एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि रेफर करता है टू द कमिटमेंट कि अचीव कर सके हम सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू स्टेट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। ये एम्फेसाइज करता है कि हम रिड्यूस कर सके डिस्पैरिटीज को। सोशलिज्म का मेजर मकसद यही होता है कि हम डिस्पैरिटीज को या फिर सब जो है वो इक्वल रहे, प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस, मतलब कि सबको जो है वो इक्वल राइट्स मिले, इंश्योर करते हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, कि मतलब ये ना हो कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे हाई फाई क्लास में रह रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नीचे वाली क्लास में रह रहे हैं। इंडियन सोशलिज्म जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एडवोकेट किया गया है कि जो पब्लिक ओनरशिप है ऑफ की इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज ये सारी किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, वेलफेयर का, जो कि मेजर करता है कि ताकि वो अपलिफ्ट कर सके डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो भी लोअर पीपल है, लोअर क्लास पीपल है, या फिर जिनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है या फिर जो इतना अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं कि वो लोगों के इक्वल तक आ सके, तो गवर्नमेंट जो उनको अपलिफ्ट करने के लिए वेल्थ या फिर उनके वेलफेयर के बारे में सोचती है। देन वी हैव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो पता ही है कि इंडिया को जो बोला जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, आफ्टर यूएसए भी बोला जाता है, बट कई बार इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डायरेक्टली ही बोला जाता है, जहाँ पे सॉवरेनिटी भी जो है वो नहीं लाया करती है विद द पीपल एंड दे, मतलब वहाँ पे मतलब सॉवरेनिटी लाया करती है विद द पीपल एंड वो एक्सरसाइज करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सॉवरेनिटी तभी हो सकती है जब वो एक इंसान जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर रहा है, जैसे कि एक घर के इंसान को वो खुद इलेक्ट कर रहा है कि कौन जो है हमारे घर पे जो है वो रूल्स या रेगुलेशंस बनाएगा हमारे लिए। डेमोक्रेसी जो कि इंश्योर होती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स। ये आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी कैसे आप इंश्योर कर सकते हो, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। फर्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि अगर एक इंसान का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब आप वोट ही नहीं दोगे तो आप जो है अकाउंटेबल नहीं होगे। सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स, अगर हम किसी पर्टिकुलर लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अकाउंटेबल हो, हमारे लिए रूल्स या लॉज वगैरह बनाए जो कि हमारे हक में हो और हमारे को वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जब भी कोई भी एक सरकार से दूसरी सरकार जा रही है, मतलब अगर कोई एक सरकार पहले थी पर वो हार गई है, तो पीसफुल ट्रांसफर हो, ये ना कि लड़ाई झगड़े की वजह से ट्रांसफर हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, सिटीजन जो है, उनको हिंड्रेंस होगी या फिर उनको जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गारंटी करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है सारी सिटीजन्स को मिलेंगे, सच एज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, और ये स्टेब्लिश कौन करता है, मैंने ये बताया गया है, पार्लियामेंट इंश्योर करता है, स्टेट लेजिस्लेचर इंश्योर करती है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो कि अपहोल्ड करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। देन ये सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो मैंडेट करता है कि जो स्टेट न्यूट्रलिटी जो है इन रिलीजियस मैटर्स, वो इंश्योर करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो फॉर ऑल द रिलीजन्स। अब आपको ये पता होना चाहिए सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव का मीनिंग। सेकुलरिज्म का मीनिंग तो यही होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो विद ऑल द रिलीजन्स। ये एम करता है कि मेंटेन कर सके हार्मनी अमंग डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज, कि ताकि जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज है अलग अलग रिलीजन की, उसमें एक हार्मनी बनी रहे, उस पर भाईचारा बना रहे। प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स। प्रिंसिपल जो है सर्वधर्म समभाव, इसका मतलब है और इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस, इसका मतलब होता है कि इक्वल रिस्पेक्ट करना सारे रिलीजन्स के लिए। सर्वधर्मा मतलब कि सबका काम यही है, समभाव मतलब कि सबको एक साथ जो है रिलीजन फॉलो करना चाहिए, या फिर जो भी रिलीजन वो फॉलो कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये अंडरस्कोर करता है इंडियन के एथोस को ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स एंड प्रमोट करते हैं एक सेकुलर स्टेट को जो कि रिस्पेक्ट करे सारी फेथ इक्वली, मतलब कि सारे रिलीजन्स को वो इक्वली जो है वो एक्सेप्ट करे और रिस्पेक्ट भी करे। ये जो प्रिंसिपल्स है वो फाउंडेशनल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एंड प्लूरलिज्म।
ये गाइड करते हैं गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, जुडिशियल डिसीजंस में, शेपिंग इंडियाज आइडेंटिटी एज अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन। With this we are coming to an end for the first unit. Now unit 1 की conclusion अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके important questions के बारे में। इसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको दो क्वेश्चंस बता देती हूँ। पहला जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं आपके पेपर में। टू व्हाट एक्सटेंट डज इंडिया एडर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर, जो कि मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हाईलाइट करते हैं एनी इंस्टेंस वेयर दीज रोल्स ओवरलैप और आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि कैसे ये दिखाते हैं कि सारे जो रोल्स है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम जो है वो एक तो ओवरलैप भी करते हैं और दूसरा एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर ने जो है वो लॉ को बनाने की शुरुआत ही नहीं करी तो एग्जीक्यूटिव जो है वो उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगी और जो जुडिशरी है वो फिर उसका आगे फ्लो ही नहीं देख पाएगी, उसका रिजल्ट ही आगे नहीं देख पाएगी। दूसरा एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज ऑफ सर्वधर्म वाला, जो कि लास्ट वाला है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका है। हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म समभाव ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिलीजियस हार्मनी में एंड टॉलरेंस इन द इंडियन सोसाइटी। जब आपको इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल देना है कि कैसे इंडियन सोसाइटीज में कई कई एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि जहाँ पर जो है मतलब सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं या फिर एक साथ जो है मतलब भाईचारे के साथ रहते हैं, हार्मनी रहती है, वहाँ पे डिग्निटी रहती है एंड देन फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी यूनिट 2 पे। यूनिट 2 अब आपकी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो स्टैंड करता है एज अ टेस्टिमेंट टू द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अपॉन विच हमारा नेशन है वो बिल्ड किया गया है। इनेक्टेड जो कि हमने बता ही दिया है पहले से 1950 में 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था एंड इसका लीगल फ्रेमवर्क जो है ऑफ गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो एंश्राइन्स द कोर वैल्यूज दैट गाइड इंडियाज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यूनिट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन ये फोकस करती है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो प्रिंसिपल्स है ये सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट आइडियल्स नहीं है बट ये सर्व करते हैं एज अ गाइडिंग लाइट्स इन शेपिंग लॉज, पॉलिसीज एंड सोसाइटल नॉर्म्स, ensuring the rights and freedoms of every citizens are upheld and protected. Now we have is justice, जिसमें हमारे पास है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस में भी हमारे पास कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आपको ये डिटेल में पता चल सके। सोशल जस्टिस जो है जिसको रेफर किया जाता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सारे ही गुड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस का सोसाइटी में। इंडिया में ये एडर किया गया है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस जो कि बेस्ड है कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इसके ऊपर जो है ये चीज़ें जब भी हुई थी, मतलब एक टाइम पे जब भी सोशल डिस्पैरिटीज हुई थी, सोशल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया था, तो उसको मेंटेन करने के लिए आजकल के टाइम में क्या होता है कि आप जो है कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह अपहेल्ड करते हैं, मेनली उन लोगों को उठाना जो लोग जो है इकोनॉमिकली वीक है, तो वो सारे काम होते हैं सोशल जस्टिस के। पहला हमारे पास रिजर्वेशन पॉलिसी, हमने मतलब इंडिया में है अब रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि आई हुई है जनरली, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को दी जाती है बिकॉज एक टाइम पे जो उस टाइम मतलब एक टाइम पे क्या हुआ था कि उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा दबाया जाता था, उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी। तो आज के टाइम में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा चलती है हर ही फील्ड में। देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना की वो कम्युनिटीज़ चलती है बहुत सारे ऐसे, अगर आपको पता हो तो इस समय हमारे पास माइनॉरिटी की भी गवर्नमेंट होती है या फिर एक पूरा लीडर जो है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है उसे भी इलेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो माइनॉरिटीज़ पे ध्यान दे सके या फिर उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सके जिससे कि उन्हें भी हम अपहेल्ड कर सकें। देन वी हैव वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम कुछ ऐसे वर्क्स वगैरह लेकर आते हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं जिससे कि जो लोअर क्लास पीपल है उनको सैलरीज मिल सके, मतलब उनको कुछ काम मिल सके जिससे वो पैसे वगैरह कमा सके। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस में वी हैव इज पॉलिटिकल जस्टिस जनरली इंश्योर करते हैं कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले हर इंसान को। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, एवरी एडल्ट सिटीजन जो कि राइट टू वोट होता है उसके बाद वो इंश्योर करते हैं जिससे हम क्या कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंड द पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो सबसे पहले पॉलिटिकल जस्टिस कैसे हो सकता है कि आप राइट टू वोट दे रहे हो हर ही एक एडल्ट को। सेकेंड में बस राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो एक सर्टेन एज लिमिट होती है, एक सर्टेन मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होती है जिसके बाद जो है कोई भी रिलीजन से इंसान हो बट वो जो है इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और अपने नाम पे वोट मांग सकता है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इलेक्शन जो वो फ्री हो और फेयर हो, मतलब कि सारी ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, मतलब अगर कोई इंसान मांगना चाहता है कोई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तो वो उसे मिले, और अकाउंटेबल हो, और जो गवर्नमेंट है वो भी अकाउंटेबल है कि हम हमारे जो भी हम वोट्स वगैरह दे रहे हैं वो कोई भी गलत नहीं जा रहे या फिर फेयर है या नहीं है इलेक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, उससे पहले एक चीज़ और है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हाँ ये तो हमने कर लिया है। देन वी हैव इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का यही होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एंड अपॉर्चुनिटीज का। इसका मतलब ये नहीं है इकोनॉमिक जस्टिस का कि जो भी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो वो हर ही इंडिविजुअल में डिवाइड होगी, बट इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर क्लास है उसके अंदर में, मतलब उन लोगों को जो है प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, फिर उन लोगों को जो है उतनी प्रॉपर्टी मिलेगी, उतना मनी या उतना अमाउंट मिलेगा ताकि वो अपने आप को जो है वीकर सेक्शन से धीरे धीरे करके उठा सके। उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है राइट टू वर्क। इकोनॉमिक जस्टिस आप तभी ला सकते हो जब इंसान के पास काम होगा, जब इंसान के पास काम होगा तो वो एक डिसेंट वेजेस अर्न कर सकता है, और जब वो वेजेस को अर्न करेगा तभी वो अपने आप को जो है इकोनॉमिकली उठा पाएगा। देन वी हैव इज रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो अब जो जैसे एक टाइम पे ये भी होता था कि वुमेन्स को जो है जनरली लो सैलरीज मिलती थी एज कम्पेयर टू मेन, चाहे काम जो है वो सेम हो, एज अभी भी ये चीज़ें होती है जैसे कि रिच और पुअर में डिफरेंसेस होते हैं फॉर सैलरीज या फिर फॉर इनकम, चाहे काम दोनों का सेम हो या फिर काम ज़्यादा भी हो पूरे इंसान का, बट स्टिल उनको जो पैसे है वो कम मिलते हैं। तो वेल्थ के जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। एंड देन वी हैव सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ईच इंडिविजुअल, ये नहीं है कि सिर्फ वीकर सेक्शन के लिए, बट फॉर ईच इंडिविजुअल, ताकि वो मतलब लुक फॉरवर्ड कर सके व्हेन एट द यंग एट द ओल्ड एज, जैसे कि फॉर द पेंशन, फॉर द हेल्थ केयर एंड फॉर द वेलफेयर बेनिफिट्स टू वल्नरेबल ग्रुप्स टू इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट वी हैव इज लिबर्टी, जिसमें हमारे पास लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर बिलीव्स, योर फेथ एज वेल एज योर वर्शिप, कि मतलब आप किस भगवान को पूजना चाहते हो आपके उसके लिए भी फ्रीडम हो, और ये ना हो कि कोई आपको प्रेशर हो कि नहीं आपको इस पर्टिकुलर भगवान को, इस पर्टिकुलर इंसान को जो प्रीच करना है या फिर वर्शिप करना है। सबसे पहले हमारे पास है थॉट एंड एक्सप्रेशन। सो लिबर्टी जो है ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये इनकम्पास करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन। तो राइट टू फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास, इसमें जो हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम हमारे पास अब एक्सप्रेशन की अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रेस वहीं हो सकता है जहाँ पे जो मीडिया है उसको कोई भी एक मतलब चीज़ को रियलिटी या फिर ट्रुथ दिखाने का मौका मिल सके, क्योंकि अगर स्पीच जो है अगर वो फ्री नहीं होगी या फिर फ्रीडम नहीं होगी प्रेस के पास, जो मीडिया है उसके से अगर फ्रीडम नहीं होगी तो उन्हें सिर्फ वही पब्लिश करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, या फिर जो लॉ के अंदर है वो नहीं पब्लिश कर पाएंगे, जो रियलिटी है वो पब्लिश नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ उन्हें वही पब्लिश करना पड़ेगा या फिर वही शो करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट चाहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब होता है राइट टू पीसफुली असेंबल एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिसेस। मतलब कोई भी चीज़ जो है आप असेंबली मतलब होता है जैसे कई बार आप प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करने का मौका मिले और आप उसको जो है अपना विद्रोह उस चीज़ के लिए दिखा सकें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि आप किसी भी एक कम्युनिटी के साथ, किसी भी एक यूनियन, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं अगर आपको कॉमन इंटरेस्ट है तो। जनरली जो है कई कंट्रीज में होता है ऐसा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं बना सकते हो, एक यूनियन नहीं बना सकते हो, एसोसिएशन नहीं बना सकते हो, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फ्रीडम है आपके एसोसिएशन की, कि अगर आपको लगता है कि जैसे जनरली क्या होता है दल बदल, जो कि जनरली इलेक्शंस के बाद होता है, दैट इज़ कि अगर कोई एक पार्टी जो है वो जीत जाती है और जो हारी हुई पार्टी होती है कई बार उसके कुछ लीडर्स जीती हुई पार्टी में जो है वो इधर से उधर होते हैं, एंड दैट इज जनरली बिकॉज ऑफ कि उनके पास जो है फ्रीडम है ऑफ एसोसिएशन, कि जब उनको लगता है कि हाँ हमारा भी इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो चुका है फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस, समटाइम फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस ऑल्सो, तब भी जो है वो लोग आपस में जो है फ्रीडम कर लेते हैं ऑफ एसोसिएशन का, उसको फॉलो करते हैं मतलब। नेक्स्ट वी हैव बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो लिबर्टी होना बिलीफ की, मतलब किसको बिलीव करना चाहते हो, किस पे फेथ करना चाहते हो, एंड वर्शिप की, वो गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वगैरह को। फ्रीडम जो है ऑफ रिलीजन, सो जो राइट टू प्रैक्टिस है, ये राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट, प्रोपेगेट करते हैं कोई भी एक रिलीजन को और बिलीफ को, सिस्टम ऑफ चॉइस, मतलब कि आपके पास जो वो फ्रीडम है कि आप किसी भी एक रिलीजन को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब वही होता है कि आपको कोई एक वो नहीं है कि आप किसी रिलीजन से फेवर लेने के लिए सिर्फ आप उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप रिलीजन से कोई भी फेवर नहीं लोगे। जनरली क्या होता है कि अगर आपको कभी मुस्लिम वाला किसी उसमें जाना है,
मतलब टेम्पल वगैरह में जाना है तो आप उसमें भी जा सकते हो। आप हिंदू वाले टेम्पल में जाना चाहते हो उसमें भी जा सकते हो, सिक्स के में जाना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो प्रोटेक्शन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जब भी कभी भी कोई भी रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन आता है, रिलीजियस जो भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर लड़ाई वगैरह होती है, तो उस समय क्या होता है कि जनरली जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको तोड़ा जाता है या फिर उनको जो है हार्म किया जाता है, उनको जनरली इम्पैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का तो मेजर ही है ये, इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन फॉर लॉस। मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की मतलब क्या होता है कि सभी इंसान, चाहे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन मतलब कि इंश्योर करना कि जो लॉज है वो सबको जो है इक्वली अप्लाई किए जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई अमीर है और उसने अगर एक्सीडेंट कर दिया किसी का तो उसके ऊपर जो रूल या फिर लॉ जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है या फिर उसके ऊपर लॉ वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहे हैं। एक्सेस टू जस्टिस, हर इंसान के पास जो है वो जस्टिस का मौका हो कि अगर उसको लगता है कि हाँ वो सही है तो उसके पास एटलीस्ट मौका हो अपनी आवाज़ रखने का। नेक्स्ट इज इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। इक्वल एप्लीकेशन लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ताकि ये मैंडेट करता है कि जो लॉ है शुड बी एनफोर्स्ड इम्पार्शियली एंड विदाउट प्रिजुडाइज। मतलब कि आपस में जो है कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं हुई है, मतलब कि कभी भी जो है कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक के साथ हमने इम्पार्शियलिटी दिखाई है या फिर एक को हमने लॉ को जो ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया एक इंसान के लिए और दूसरे के लिए थोड़ा कम इम्प्लीमेंट किया है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटी। जनरली डिसेबिलिटी की वजह से जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ में जो वो चेंजेस कर लिए जाते हैं, बट वो भी नहीं होना चाहिए। फेयर जुडिशियल प्रोसेस, इंश्योर करना चाहिए कि सारी फेयर ट्रायल्स हो। कोई भी अगर जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वगैरह भी हो रही है तो वो सारी फेयर हो, ये ना हो कि भाई कोई इंसान अगर अमीर है तो उसको जो है वो ज़्यादा रिहाई मिल रही है फिर उसको जो जल्दी छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो है जो कि एम्फेसाइज करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड प्रमोट करता है अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड सॉलिडारिटी अमंग सिटीजन्स, जो कि इंक्लूड करता है सबसे पहले नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी का मतलब क्या होता है कि सब लोग जो वो एक साथ रहें, डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस के लोग, रिलीजन्स के एंड रीजन्स के सारे लोग जो वो एक साथ रहें। इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, जो ये प्रमोट करता है सोशल हार्मनी को, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि रिस्पेक्ट करना डिग्निटी को एंड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जो कि इंश्योर करता है इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वी इज द कंक्लूजन, और अब आप कंक्लूजन को खुद ही पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अगर हम देखें इसमें तो इसमें तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट डज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विद द नीड ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसमें आपको एनालाइज करना है विद द रीसेंट लीगल प्रेसिडेंट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड इन द सेफगार्डिंग दिस फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो खुद ही पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिटिकली एनालाइज करना है एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इन इंडिया एंड डिस्कस करना है इंस्टेंसेस जहाँ पे लीगल जो प्रोविजंस है हैव बीन इफेक्टिव इन प्रमोटिंग इक्वल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू जस्टिस एंड आइडेंटिफाई करना एरियाज वेयर चैलेंजेस परसिस्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 3। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है बट स्टिल यूनिट 3 भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपके पास एक सिंगल वीडियो हो। इस वीडियो को कम से कम अगर आप पेपर से पहले देख रहे हो तो 3 से 4 बार जरूर देख लेना, तो आपको कोई और वीडियो देखने की, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी रही हूँ, वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की देख लेना, बिकॉज वहाँ पे मैंने सारे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए भी हुए हैं। तो यूनिट नंबर 3 आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर हम बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जनरली जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। किस ईयर में किया गया था? 1976 में। और क्यों किया गया था? ताकि फॉस्टर किया जा सके अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोगों के अंदर कहते हैं ना, जागृत किया जा सके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कमिटमेंट्स को अमंग सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन। ये सारी ड्यूटीज जो है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रैक्टिस करोगे तभी आप एप्लीकेबल हो पाओगे, आपको भी मतलब फायदा मिल पाएगा फंडामेंटल राइट्स का। और ये एम करती है कि प्रमोट कर सके सिविक कॉन्शियसनेस, नेशनल यूनिटी एंड एथिकल कंडक्ट को, रूटेड इन एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, जो कि होता है राइटियसनेस, कर्मा दैट इज ड्यूटी, आपका खुद का कर्म क्या है, खुद का काम क्या है,
एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि रिफ्लेक्ट करती है ब्लेंड ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल एथिकल नॉर्म्स। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये वाली यूनिट मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बच्चे स्किप करने का सोचते हैं। ट्राई करना इस वीडियो को 2 बार देख लो, और अगर आप फिर भी सोच रहे हो स्किप करने का देन आप कर सकते हो, बट 2 बार देख लेना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन भी जाए तो आपने कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, कुछ तो आपके दिमाग में होगा ही थोड़ा बहुत भी, तब लिख सको। सो रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। सो एंशिएंट इंडियन फिलोसफी जो कि रूटेड है इन द टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद एंड एपिक्स, जो कि महाभारत में है एंड रामायण में है, ये एम्फेसाइज करती है राइटियसनेस को। ये हमारे को बताती है, जैसे कि जो महाभारत है और जो रामायण है वो हमारे को क्या बताती है, पहला तो कि हमारे धर्म के बारे में बताती है, और दूसरा हमारे कर्म के बारे में बताती है कि हमारे को कैसे हमारे धर्म होने चाहिए, कैसे हमारे को चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और दूसरा है कैसे हमारे को काम करने चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। ये प्रिंसिपल्स जो जनरली कौन कौन से होते हैं। धर्मा, धर्मा क्या होता है, धर्मा का मीनिंग आपको बताना चाहिए। धर्मा और कर्मा में दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कई बार पेपर में, शॉर्ट नोट टाइप में। जनरली शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट पूछा जा सकता है फिर भी। धर्म जो कि एनकम्पास करता है मॉरल एंड एथिकल ड्यूटीज को, कि आपका धर्म क्या है, राइटियसनेस की क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ जस्टिस है, मतलब आपको क्या चीज़ें जो लॉ के हिसाब से करनी चाहिए। एंड ऑब्लिगेशंस जो कि इंडिविजुअल्स जो ओ करते हैं टू देमसेल्फ, मतलब कि उनका खुद का एक काम क्या होता है उनकी फैमिली के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए एंड द कॉस्मोस। धर्म जो है वो गाइड करता है इंडिविजुअल को इन लिविंग अ वर्चुअस लाइफ एंड अपहोल्डिंग मॉरल वैल्यूज, कि धर्म जो है वो गाइड करते हैं इंडिविजुअल को कि वो कैसे एक अपनी अच्छी एक प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं, एंड वो अपहोल्ड कर सकते हैं जो भी मॉरल वैल्यूज, मतलब एक सीख को जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं एक टाइप से। नेक्स्ट है कर्मा। कर्मा का मतलब होता है रेफर, मतलब ये कर्मा जो है वो रेफर करता है टू द एक्शन, कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आपके काम कैसे होने चाहिए, एक्शंस एंड आपकी ड्यूटीज कैसी होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये एम्फेसाइज करता है आइडिया ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी, कि आपकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए सेल्फलेसली। सेल्फलेसली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये वर्ड याद रखना। सेल्फलेसली मतलब ये नहीं इसका मतलब ये होता है मेजरली सेल्फलेसली का, कि विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स, की ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो या फिर दूसरों के राइट्स को हार्म करके आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे के राइट्स भी सही रहे, मतलब उसको भी सारे उसके राइट्स मिल सके, और आप जो है आप भी अपने कर्म करते रहो जिसकी वजह से आपको भी राइट्स मिलते रहे और उसको भी मिलते रहे। ये ना हो कि आपको सारा अच्छा अच्छा मिलता रहे और उसको सारा बुरा या फिर खराब मिलता रहे। विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में पहले रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए, पहले आपके दिमाग में सिर्फ काम होना चाहिए एंड बाद में वेट करना चाहिए आपको अपने रिजल्ट्स के, आपके फ्रूट्स का। नेक्स्ट है विद फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51 ए से लेके के तक। अब ए से लेके के तक अगर आप देखो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, टोटल आपके 11 आपके पास आर्टिकल्स यहाँ पे बताए गए हैं। सारे 11 के 11 मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, छोटे फॉर्म में डिस्कस करूंगी, बट आपको उसका एक मीनिंग बता दूंगी जिससे आप पेपर में जो इजीली लिख सकते हो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि ये प्रमोट कर सके एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड डिसिप्लिन को अमंग द सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओरिजिनली ये भी बताया गया कि टोटल 10 ड्यूटीज थी, बट 86th अमेंडमेंट में, अब याद रखना पहली थी 42nd में जिसमें 10 ड्यूटीज थी, 86th अमेंडमेंट में जो है एक और ड्यूटी को जो है ऐड करा गया था, जिससे टोटल 11 ड्यूटीज हो गई। कि क्या क्या याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट में जो कि 1976 में हुई थी, जिसमें टोटल 10 ड्यूटीज मतलब लाई गई थी या फिर एलिनेट की गई थी। देन वी हैव एक और अमेंडमेंट आई थी 86th अमेंडमेंट, 42 फिर 86th अमेंडमेंट आई थी 2002 में, जिसमें क्या हुआ था एक और जो ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था, जिसकी वजह से टोटल कितनी ड्यूटीज हो गई थी, 11 ड्यूटीज हो गई थी। सबसे पहली ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज के भाई सीरीज में याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि तभी आप ए बी सी डी ई एफ ये सारे फॉलो कर पाओगे, या फिर इसका एक शॉर्ट नोट लिखना चाहो कोई भी वर्ड के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक लॉ या फिर कोई भी एक रूल वगैरह बनाया गया है तो उस लॉ को फॉलो करना हमारी एक ड्यूटी होती है, कि हम एम्फेसाइज करें इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नई ड्यूटी ऐड की गई है, कोई भी ड्यूटी है एडेड, तो आपको एज अ पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ ही आपको उस ड्यूटी को फॉलो करना है और रिस्पेक्ट करना है फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को इंडियस गवर्नेंस में। सेकेंड इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, दैट इज कि जब भी मतलब ये जनरली एंकरेज करते हैं सिटीजन्स को कि जो भी हमारे जो नेशनल स्ट्रगल की फ्रीडम के लिए लोग थे उनको ऑनर करना,
और उनकी जो वैल्यूज़ है उन्हें अपहोल्ड करना, चाहे वो अब आपको पता हो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स थे हमारे जो, तो उनको मतलब उनकी वैल्यूज़ को एक तो ऑनर करना, उनकी वैल्यूज़ को आगे तक लेके चलना एंड उनके जो प्रिंसिपल्स थे ताकि गाइडेड इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिससे कि हम मतलब ना आगे तक की जनरेशन को पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कितनी ही मुश्किलों के साथ मिली थी। थर्ड वे है इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहले में आप लिख सकते हो इजीली रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आप कुछ एक पॉइंटर्स बना सकते हो। सेकंड में आप लिख सकते हो रिस्पेक्ट द फ्रीडम फाइटर्स या फिर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। थर्ड में आप लिख सकते हो प्रोटेक्ट सोवरेनिटी या फिर प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, जिसमें सिटीजन्स को जो है उनको एक टास्क दिया गया है कि वो सेफ गार्ड करे अपने नेशन को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एंड यूनिटी अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आपस में दो रीजन्स, रिलीजन्स या फिर कोई भी एक एरिया के लोग आपस में ना लड़े और वो मेंटेन करे एक तो इंटरनल पीस को और मतलब कि अगेंस्ट में हो इंटरनल थ्रेट्स के और बचाएं, मतलब क्योंकि अगर इंटरनल ही थ्रेट्स होंगे, अगर आपस में ही कंट्री के अंदर के लोग जो है वो लड़ रहे होंगे तो बाहर की कोई भी एक्सटर्नल कंट्री आकर हमारे लिए थ्रेट बन सकती है बहुत ही इजीली, क्योंकि वो भड़काने का काम बहुत ही इजीली कर सकती है। नेक्स्ट वी इज फोर्थ वन, दैट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि एक तो डिफेंड करना कंट्री को, मतलब कंट्री के, ये नहीं कंट्री के आप अगेंस्ट में बोले जा रहे हो, कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। जब भी कोई अगर आपकी कंट्री के खिलाफ कुछ बोल रहा है तब उस कंट्री को डिफेंड करो। एंड सेकेंडली कि जब भी कोई भी एक नेशनल ड्यूटी आए, मतलब जैसे कोई वॉर हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो आप भी आ सको, उठ के आ सको और मतलब कहते हैं ना कि अपने घरों से उठकर आना और फिर कंट्री के लिए लड़ना है, कंट्री के लिए फाइट करना या कंट्री के लिए कुछ अच्छे काम करना ताकि कंट्री को आपके ऊपर गर्व हो सके। तो ये एक ड्यूटी होती है जिसमें अंडरस्कोर किया जाता है द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन कि वो कंट्रीब्यूट करे नेशनल डिफेंस में एंड सिक्योरिटी व्हेन नेसेसरी। नेक्स्ट वी हैव इज to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional और sectional diversity। मतलब कि हार्मनी को बनाए रखना, ब्रदरहुड को बनाए रखना और कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना विद इन बिकॉज ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज के चक्कर में, रीजनल के चक्कर में एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज वगैरह के चक्कर में स्ट्रेंथन करना कम्युनिटीज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव सिक्स्थ फंडामेंटल वैल्यू जो कि हमारे पास है, फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। रिच हेरिटेज भी, अगर आप हेरिटेज भी याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा, दैट इज कि जो भी हमारी कंट्री के जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, पास्ट हिस्ट्री वगैरह के मॉन्यूमेंट्स है, उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाना एंड सिटीजन्स को जो कि एंकरेज किया जाता है कि वो जो रिस्पेक्ट करे और प्रिजर्व करे अपनी इंडिया के कल्चर को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, उस अपने ट्रेडिशंस को एंड हेरिटेज को, जैसे पिलग्रिमेज वगैरह हो गए, फिर ओल्ड पिलग्रिमेज हिस्ट्री वगैरह के, उनको प्रोटेक्ट करना। सेकेंड में मतलब सेवेंथ वी हैव इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अगर आपने नोट किया हो तो अभी तक मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज के पर कौन कौन सी ड्यूटीज हैं एज अ इंडियन सिटीजन होने के नाते। तो आज आपको पता चल पा रही है कि कौन कौन सी आपकी ड्यूटी है इस पर्टिकुलर पेपर की वजह से। तो सेवेंथ में ये बताया गया कि आपको जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई और लिविंग क्रिएचर्स, उन सबको जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और ये नहीं है कि उनको आप मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब उनको तुम हार्म नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये ड्यूटीज है जो कि एम्फोसाइज करती है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को एंड कंपैशन को टुवर्ड्स द एनिमल। नेक्स्ट वी हैव इज एट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो कि है आर्टिकल 51A(H) में। ये प्रमोट करते हैं कि जो भी हमारे पास नेशनल और साइंटिफिक आउटलुक है, रिस्पेक्ट कर सके हम ह्यूमन डिग्निटी को एंड ओपननेस को टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। मतलब कि जैसे एक टाइम हम कह सकते हैं कि हमारे को साइंटिफिकली कि हम कंट्री को डेवलप कर सके इनोवेशंस की वजह से, प्रोग्रेस के चक्कर में, और दूसरा ह्यूमन डिग्निटी के चक्कर में, ताकि सब अगर लोग एक साथ रहेंगे तो इजीली हम कंट्री को डेवलप करना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। नाइन्थ वी हैव इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्ज्योर वायलेंस। मतलब कि सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को ये नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं करना एंड सेकेंडली वायलेंस को क्रिएट ना करना। सिटीजन को रिक्वायर्ड होता है कि वो प्रोटेक्ट करें पब्लिक एसेट्स को एंड अपने आप को रिफ्रेन करें फ्रॉम एंगेजिंग इन वायलेंस और डिसरप्टिव एक्टिविटीज। जैसे कि कई बार होता है ना, पत्थरबाजी अगर होती है तो उन सब से दूर रहने, उन सब में ना जाना। 10th we have is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity
सो दैट कि जो नेशन है कॉन्स्टेंटली वो राइज कर सके टू हायर लेवल्स। क्योंकि अगर आप एज अ इंडिविजुअल, कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम ही अच्छा काम करेंगे तो कैसे होगा, बट एज अ इंडिविजुअल अगर सब लोग अपने लेवल पे ही अच्छा काम करेंगे तभी जो कंट्री की डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो पाएगी और कॉन्स्टेंटली हो पाएगी। कंट्री जो है कॉन्स्टेंटली राइज कर पाएगी टू द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीव कर पाएगी बहुत सारे अपने जो भी हम कह सकते हैं जो भी वो चाहती है। ये ड्यूटी जो है वो जनरली एनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को कि वो परस्यू करे एक्सीलेंस को एंड कंट्रीब्यूट करे टू द नेशनल प्रोग्रेस। लास्ट वी हैव इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, अगर आपको पता है 2002 में ऐड किया गया, तो 90s जब 19 के टाइम का कुछ टाइम ऐसे भी थे जब लोगों को, ये बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था बिकॉज ऑफ उनको लेबर वर्क के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, ताकि वो थोड़ा ही कमाने का साधन बन सके। तो इसलिए इस रूल को भी लाया गया या फिर इस फंडामेंटल ड्यूटी को भी लाया गया कि एज अ सिटीजन आपको जो है अपने बच्चे को, जो भी 6 से 14 साल का बच्चा है, तो उसे गवर्नमेंट एक तो स्कूल्स में जो है फ्री एजुकेशन मिलेगी ताकि वो बच्चा जो है स्कूल जा सके और वो बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई कर सके और पढ़ाई में भी जा सके, जो कि ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट में। ये इसकी ड्यूटी मेनली यही होती है कि वो एम्फोसाइज कर सके इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। लास्ट टॉपिक भी है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका है हमारा जुडिशियल अप्रोच। फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ ये नहीं है कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ, क्योंकि इसको लॉ की वजह से ना, अगर आपने देखा हो जितनी भी हमारी ड्यूटीज है इसमें से बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी है कि जो कि फॉलो नहीं की जाती है। जैसे एनिमल्स को मारना, इन्होंने खुद बोला कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, वो भी होता है। नेचर को प्रोटेक्ट करना, वो भी हो रहा है। आजकल नेचर बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर एज ए चिल्ड्रंस को स्कूल भेजना, जो कि अगर हम देखें अभी भी रूरल एरियाज का कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो इसमें मेजरली यही बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का लीगल स्टेटस क्या है। तो इसका मतलब ये इसमें बताया ये गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ना हम एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं हो सकता मैं एकदम से फोर्स कर दें कि नहीं आपको ये काम तो करना ही करना है, ये ड्यूटी आपकी है और ये आपको करना ही करना है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी वगैरह दी जाएगी, आपको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आपको पेनल्टीज वगैरह नहीं लगती। बट एट द सेम टाइम अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ही इजीली जो है कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि हमारे इस फंडामेंटल राइट को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या हैरेस किया जा रहा है। However, they are considered to be the fundamental to the governments of the country and are expected to the influence legislature policies and judicial decisions. इन फंडामेंटल ड्यूटीज को मेजरली इसलिए बनाया गया है कि ताकि जब भी हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो उनको पता हो कि उनको किस पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करना है। क्योंकि वी एज अ सिटीजन अगर हमारे को अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एरिया में होके तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल बनाने पड़ेंगे, तभी वो जो सरकारी जो स्कूल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो तभी उनको एक सरकारी जैसे कह सकते हैं ना पढ़ाई जिसमें फ्री एजुकेशन हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कि कुछ जुडिशरी अप्रोच जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के। पहले नॉन जस्टिसेबल। इनिशियली जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जस्टिसेबल नहीं थी, मीनिंग जैसे सिटीजन जो है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते थे कोर्ट्स को फॉर एनफोर्समेंट और प्रोटेक्शन ऑफ दीज ड्यूटीज, पर अब वो धीरे धीरे करके अप्रोच भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि हमारे को कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अगर हमारे को फॉलो नहीं किया करने दिया जा रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स उनके जो है एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इन्फ्लुएंस ऑन इंटरप्रिटेशन। सो इन्फ्लुएंस ऑन इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी जो है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे लिए एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फंडामेंटल राइट की तरह इसको भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। कोर्ट्स हैव साइटेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू अंडरस्कोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स इन ensuring a just and equitable society. Then we have is supporting legislation, that is कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है लेजिस्लेशन को एंड पॉलिसीज को, जो कि एम करती है कि वो प्रमोट कर सके सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। लॉज जो है उनको फ्रेम किया गया है ताकि वो अलाइन कर सके विद दीज ड्यूटीज और वो एम्फोसाइज करते हैं सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। नेक्स्ट वे इज पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो जो जुडिशियरी है जो कि एम्फोसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, ताकि कल्टिवेट कर सके एक सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी, मतलब कि पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना ताकि लोगों को पता चल सके उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अमंग द सिटीजन्स। नेक्स्ट वे इज कंक्लूजन। कंक्लूजन आप खुद रीड कर सकते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे तो लगता है डेट इज दिस वन। एक तो आपको पहले याद रखना आर्टिकल 51 के तो मोस्टली क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरली मैंने देखा 2 क्वेश्चन आपसे एक ही पेपर में पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये बात याद रखना। आर्टिकल 15 पे अगर आप देखो तो 51A का यहाँ पे पूछा गया है, मतलब 51J,
51A का E, 51A का G, 51A का K, 51A का, मतलब सारे ही 51 के अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैं भी डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज सारे मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। तो दो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दी थी जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं है मेजरली। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड कर्मा फ्रॉम एशियन इंडियन फिलोसफी, जो कि रेजोनेट करती है विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एंश्राइन करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कैसे, ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना है, डिस्कस करने है उसके रिलेवेंस इन शेपिंग एथिकल कंडक्ट एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका इंपॉर्टेंट है अदर देन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको जुडिशियल अप्रोच को टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। डिस्कस करना है एवोल्यूशन ऑफ लीगल स्टेटस, द रीजन बिहाइंड द नॉन जस्टिसेबल इनिशियली एंड द रोल दे प्ले इन इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स एंड शेपिंग पब्लिक पॉलिसी। सो ये आपको मैंने दिखा दी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं आपको बता दूं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 51A से लेकर 51K तक के हैं। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको आज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ओवरऑल मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है वीडियो और मैंने आपको पूरा सिलेबस भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके पेपर में जो है किस टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, किस टाइप से आपको जो पेपर के लिए अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप जो है इजीली अपने सिलेबस को जो है वो कवर कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान देना सबसे पहले तो कि आपके जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी तो आप कमेंट से पूछ ही सकते हैं, बट उसके अलावा जो भी आपका नेक्स्ट पेपर आ रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं ताकि उसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।